Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 10th of July 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you important current affairs of the day. And first of all, we are going to have a revision test that how much you retained in the last session. So just have the question number 1. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल हमने जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म और उसके रिगार्डिंग में बात की थी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू हैव टू रिप्लाई इट इन कमेंट्स। सो हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है बिकॉज इट हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एंड Mr. Attorney General of India is always in news due to various cases. And this person is also representing the cases of government of India before the Supreme Court and other judicial courts. Next question. Navu Manuzaru is in news. What it is? कल मैंने आपको इसको डिस्कस किया था that गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक प्रोग्राम लेकर के आई है that is नावू मनुजारू, और इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है आप बताइए मुझे कमेंट्स में, बिकॉज कल मैंने इसे डिस्कस किया था। और चलो मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये सोसाइटी में कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए है। जो हमारे यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसको मोटिवेट, उसको इस तरह से उसके जो मेंटालिटी है उसको ओपन करने के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन को प्रमोट करने के लिए कि सोसाइटी में एक दूसरे के साथ सब लोग कनेक्ट हो सकें, टॉलरेंस लेवल उनका इंक्रीज हो जाए। सो दैट इज द प्राइम मोटिव ऑफ दिस प्रोग्राम। सो आप इसका आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, which mega city has the highest forest coverage as total percentage of geographical area? So mega cities को कल हमने कंपेयर किया था और इसका आंसर भी आपको पता है, और ये आंसर भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एक दो चीज मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, सो इट विल हेल्प यू टू हैव सम मोर इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2021, you may have some doubt that why this report is not has been used for 2023 or 2024 or 2022. It means why there is no latest report. देखो, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है वो एवरी ईयर या इतनी फास्ट नहीं होती, बिकॉज फॉरेस्ट के कवर को सर्वे करने के लिए वी शुड हैव एटलीस्ट 4-5 years to understand the pattern of forest development, reforestation, replantation and the growth of the trees. So उसके बेसिस पर इसको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाता, और इसका आंसर भी आप सबको पता है, कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। रिसेंटली इंडियन पीएम एंड रशियन प्रेसिडेंट हैव दी, ये नंबर आपको बताना है, एनुअल समिट इन रशिया। सो अभी जो रशिया में समिट हुई है उसका नंबर क्या है ये मैं आपको चलो बता देता हूं। इस पर हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। 22। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉइंट्स को बहुत तेजी से कैच करते हैं, उनका जो एप्टीट्यूड है वो लर्निंग एप्टीट्यूड है। सो उसको आप मेंटेन रखिए, और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं उन पर आप अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते रहिए, बिकॉज वही पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं। सो दिस वाज द मीटिंग बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, दैट इज मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, and the meeting number was 22nd because it's a kind of annual meeting. Question number 6, which one is not the classical language in India? Yesterday we also discussed about the classical languages of India, because there has been a report and there has been a committee which prepared the report to include more languages and to make some criteria that how much languages and on what basis and what can be the criterion to include any language as a classical language in the list of classical languages in India. So the government through its educational programs can promote such kind of such language at national and international level. So इसमें आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है, क्या क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक दैट तमिल, तेलुगु, यस, both are classical, and Kannada and Malayalam, Sanskrit and Odia.
So all these 6 languages are in the list of classical languages in India, but Marathi and Maithili are not in the list. And both of these linguistic experts and the people from the regions where Marathi and Maithili is the prime language, they are also uh, having their demands, and they are putting their concerns and their demands before the government of India to include these languages also in the list of classical languages. So ये ध्यान रखना, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को जो है कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको डील करती है, वही इसमें लिस्ट वगैरह में देखती है। बाकी इस पर मैं एक डिटेल में अभी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के भी हम। विच वन इज द लेटेस्ट लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? सो क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो द लेटेस्ट लैंग्वेज इज उड़िया। इसी लैंग्वेज को लेटेस्ट में जो है ऐड किया गया है। आई होप अराउंड 2014 के आसपास या 18 के बीच में इस टाइम में इसको इंक्लूड किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो, जो भी इश्यूज करंट में होते हैं उसका करंट पोर्शन भी आप प्रिपेयर कीजिए, और उसका बैकग्राउंड, इट मींस उसका स्टैटिक पार्ट क्या है, उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। तब आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है वो डेवलप होगी। बिकॉज जीएस का जो कॉन्सेप्ट है, जीके का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई 1 डे या 1 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ्स का लर्निंग का प्रोसेस नहीं है कि आपने कुछ फैक्ट्स को लर्न कर लिया और आपके कॉन्सेप्ट, आपके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया। नो, इसमें चीजों को जब आप इंटर रिलेट करेंगे तब आपका जीके या अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका एक नेटवर्क क्रिएट होगा, तब आपका जो जीएस लेवल है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस? यस्टरडे हमने बात की थी कि फिलीपींस और जापान दोनों ने ही अपना एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है और दोनों ही डिफेंस एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंडिया ने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया है। सो फिलीपींस, एटलीस्ट इन रीजन, दीज आर द रीजन्स और फैक्टर्स दैट फिलीपींस is in news in context of India. So फिलीपींस और जापान दोनों ही चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, दोनों ही परेशान हैं। So which one is the capital of Philippines? So it is of course Manila. So Manila जो है कैपिटल सिटी है फिलीपींस की। अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले आपको ले लेता हूं कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो कि अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस के जो न्यूज में है। बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी अपनी एक स्पीच दी थी और इस पर उन्होंने बात की थी। और रिसेंटली एक कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की है। और मराठा, इट मीन्स महाराष्ट्र में बहुत सारे कुछ जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, डिमांड्स हुई हैं, प्रोसेशन हुए हैं कि मराठी को भी इस लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, उधर दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वहाँ उन्होंने भी इस पर ट्वीट वगैरह किया है और कुछ अपने कमेंट्स किए हैं, स्पीच वगैरह में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इशू को रेज किया है। सो जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का इशू है, इट बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द वेरी बेसिक इश्यूज। देखो, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में अदर लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने की बात हुई है। इधर वो फारसी, जिसको हम पर्शियन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, ईरान की लैंग्वेज, उसको भी इंक्लूड करने की बात इसमें हुई है। अनोदर अगर हम बात करें कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो इनका बेसिक फैक्टर आप यहाँ देख सकते हो। देखो, 2014 में जो उड़िया की मैं बात कर रहा था, सो कौन कौन सी है? तमिल है सबसे पहले, इधर संस्कृत है 2005 में, कन्नड़ है 2008 में, तेलुगु है 2008 में, मलयालम है 2013 में और उड़िया है 2014 में। एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि तमिल लैंग्वेज को 2004 में इसमें इंक्लूड किया गया, वहीं पर जो संस्कृत बहुत ओल्ड है, वेरी ओल्ड है, उसको 2005 में ऐड किया गया। तो इसको आप देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर दे एग्जामिनर कि विच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। इनकी अगर हम बात करें तो इन एडिशन टू दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस, पाली, पर्शियन और प्राकृत, इन लैंग्वेजेस को भी इस लिस्ट में इंक्लूड करने की बात चल रही है। इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। फारसी अभी जो आपको बताई थी, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी मराठी या मैथिली को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए।
ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पाली लैंग्वेज और दूसरी है इधर आपकी प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, ये दो लैंग्वेज हैं और दोनों ही बहुत फेमस हैं दो रिलीजन्स में। और आपको हिंट दे रहा हूं, दो रिलीजन कौन कौन से हैं। एक तो है आपका बुद्धिज्म और अनदर है जैनिज्म। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों के ही जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, इन दो लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, प्राकृत में और पाली में। अब आपको ये बता रहा है कमेंट्स में कि बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो प्राकृत में है या पाली में है, और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो प्राकृत में है या पाली में है। मीन्स दो लैंग्वेज हैं आपके पास में और दोनों ही रिलीजन है। अब आपको ये बताना है कि किस रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दो ऑप्शन है आपके पास में, इसमें से आपको बताना है। चलिए अब हम चलते हैं अनोदर। ये है आपका अ न्यू ट्रेंड। इंडिया में जो टेररिज्म की इश्यूज जो है और इंसिडेंट्स रिसेंट मंथ्स में, रिसेंट डेज में जो हमने देखने को मिले, उसका एक एनालिसिस यहाँ पर इस एडिटोरियल आर्टिकल में किया है। तो मैं उसको बेसिक पॉइंट्स की हेल्प से, उसके जो की पॉइंट्स हैं उसकी हेल्प से आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी देख लेते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है कि अ न्यू ट्रेंड, इंडिया नीड्स मोर देन ट्रूप्स टू कॉम्बैट मिलिटेंट्स इन जम्मू। मींस अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म का ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। बिकॉज पहले जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स थे वो हमको मोस्टली कश्मीर में मिलते थे, और वो भी पाकिस्तान के आसपास के रीजन वाले जो है एरियाज में। बट इन रिसेंट टाइम में जो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म का ट्रेंड है वो अब जम्मू की तरफ आ रहा है। मींस जो कश्मीर है, कश्मीर वैली में जो टेररिज्म था अब वो शिफ्ट होकर के जम्मू की तरफ आ रहा है। इसी को लेकर के इन्होंने एक एनालिसिस किया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आर्मी पर्सनल की इसमें डेथ हुई। अब ये जो अटैक हुआ था अभी रिसेंट, जो 8 जुलाई को हुआ था, अगर हम ध्यान करें तो 2016 में इस एक व्यक्ति था, एक टेररिस्ट था जिसका नाम था बुरहान वानी। उसको 2016 में उसको ऊपर पहुंचा दिया था इंडियन आर्मी ने। सो 8 जुलाई को ही इन्होंने अपनी उस लीडर, जो इनका टेररिस्ट लीडर था बुरहान वानी, की जो एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, उसके अराउंड 6 इयर्स बाद इन्होंने बदला लेने के लिए अटैक किया डेथ एनिवर्सरी पर। दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अम्बुश में जो अटैक हुआ और रिसेंट डेज में जो हम देख रहे हैं बहुत सारी जो डेथ्स हो रही हैं, इंडियन जो सोल्जर्स हैं आर्मी के, वो शहीद हो रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कि देखो ऐसे टाइम में इंडियन आर्मी एक बहुत ही प्रोफेशनल और वेरी स्ट्रिक्टली ट्रेन्ड सोल्जर्स उनके होते हैं, आर्मी होती है, लेकिन फिर भी अगर उनकी डेथ हो रही है तो ये अनएक्सेप्टेबल है। इतने प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोल्जर्स के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, उसको हमें रिफॉर्म करना होगा। ठीक है, प्लस ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रिसेंट अगर 2 डिकेड्स में हम देखेंगे तो जो जम्मू का रीजन है वो क्वाइट थोड़ा शांत रहा था, उसमें वो पीसफुल रहा था। लेकिन और ये कब से, 1990 से लेकर के 20s के एंड तक की अगर हम देखें तो 2023 के आसपास तक ये शांत रहा है। लेकिन अब उसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है, अटैक्स की जो इंसिडेंट्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। और जब ये अटैक, ये जो इश्यू था जम्मू में, जब वहां पर टेररिज्म के इंसिडेंट्स बढ़ रहे थे, तब वहां पर इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट वाज ऑपरेशन सर्पविनाश 2003 में। तो इस ऑपरेशन के थ्रू आर्मी ने वहां से टेररिज्म को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से वो वहां पर जन्म ले रहा है। अब रिकरिंग अटैक्स हो रहे हैं, कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं बहुत सारी। सो यहाँ से कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करना होगा हमको एसओपीज के लिए। देखो, जब भी कोई फोर्स होती है, कहीं ऑपरेशन करती है, कहीं ड्यूटी करते हैं, तो उसके लिए एसओपीज बने होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि आप जब भी किसी कॉन्वॉय को लेकर के जा रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होंगे कि आपको किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। तो ऐसे जो एसओपीज बने हुए हैं उनको फॉलो करना होगा, जिससे कि ये अटैक्स बन जाएं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये इश्यू इसलिए भी बढ़ा है बिकॉज अगर हम लास्ट कुछ टाइम में देखें तो जो एलएसी है,
इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे ट्रूप्स को ज़्यादा जो है संख्या में डिप्लॉय किया गया और जम्मू कश्मीर वाला ये जो रीजन है वहाँ से ट्रूप्स की कमी हुई। उसकी वजह से हमारा जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो भी जो है वीक हुआ और वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जम्मू वाले रीजन में, बिकॉज लास्ट 10 से 20 ईयर्स में 20 ईयर्स में हमने वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जम्मू वाले रीजन में और वहां पर हमारा इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था वो वीक हो गया। ठीक है, एक ये भी इसका रीजन बता रहे हैं। तो हमें चाइना वाले बॉर्डर पर हमने जो डिप्लॉयमेंट किया उसको भी हमें देखना होगा। हम यहाँ पर मोर ट्रूप्स को लेकर के आना होगा। लोकल जो गैप है लोकल इंटेलिजेंस में, जब ट्रूप्स कम होंगे तो सिविल ड्रेस और उसमें जो सिविलियंस बन करके इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, रॉ के लोग, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग, मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई के लोग और डिफेंस इंटेलिजेंस डीआईए, उन सबके जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पर पीपल के साथ में रह करके फिर वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ब्रेक डाउन हुआ है। फिर ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी इश्यूज रहे कि हमने जो वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए उनमें कुछ इश्यूज थे, पोस्ट अप सिक्योरिटी ऑपरेशंस, उसमें थोड़ा मैश हुआ या कोई सिविलियन की डेथ हो गई तो आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका और जो लोकल पॉपुलेशन है, सिविलियन पॉपुलेशन है, उनके बीच में थोड़ा ट्रस्ट का भी गैप आया कि लोग अब इंफॉर्मेशन देने से बचें या आर्मी पर भरोसा कम करें। ऐसे कुछ इश्यूज ने भी ऐसी सिचुएशन को जो है क्रिएट किया। फिर ये कह रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड यहाँ पर एक उसका बड़ा रीजन बता रहे हैं कि देखो रिसेंट डिकेड में पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि अब पाकिस्तान पर कोई भी अदर कंट्री है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। चाइना है वो तो उसका चेला है चाइना का, तो वो तो उसके मैटर में सपोर्ट करता ही है, तो बाकी कंट्रीज कोई पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान पर अब ये प्रेशर है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर वहां से टेररिज्म को कम करे, या इंडिया में नहीं भेज पा रहा है वो, या कम अमाउंट में भेज पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि अपने वहां बैठे बैठे क्या काम कर रहा है, लोकल मिलिटेंट्स जो हैं जम्मू के, कश्मीर के जो लोकल पीपल है वहां को, उनको फ्रंट पर ला रहा है कि अगर किसी अटैक में जब आर्मी उनको अरेस्ट करे या जिंदा पकड़े जाएं तो उनके पास में कोई ऐसा प्रूफ ना मिले कि वो पाकिस्तान से आए थे। सो इसलिए उसने अब किस पर फोकस किया है कि अब वो इंसर्जेंसी को एक ऐसा फॉर्मेट देना चाह रहा है कि वो ऐसा लगे होम ग्रोन फेस। ये जो इंसर्जेंसी है पाकिस्तान उसको ऐसा फेस देना चाह रहा है कि भाई देखो इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, बट ये तो वहां के लोकल पीपल हैं और वो अपने राइट्स के लिए, कश्मीर को फ्रीडम दिलाने के लिए, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां के लोकल पीपल लड़ रहे हैं। सो वो ऐसा फेस देना चाह रहा है वहां के लोकल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके। एक ये पॉइंट हो गया। तो इंटरनेशनल प्रेशर वाला ये सब हमने बता ही दिया। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो हमें इस टेररिज्म को, इंसर्जेंसी को डील करने के लिए केवल ट्रूप्स से काम नहीं चलेगा, मींस ओनली जो गन है उससे हम उसको डील नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए, मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि सपोज करो हम एक लेवल पर आर्मी हमारी डील कर रही है, दूसरे लेवल पर हमारी पुलिस भी डील करे, थर्ड लेवल पर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो डील करे, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसको डील करें, पॉपुलेशन वहाँ के जो लोकल पीपल है उनके साथ में हम ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करें, वहाँ के जो स्कूल्स हैं, यूथ है, उनके साथ में हमारा जो है ट्रस्ट बिल्डिंग हो, है ना। ये ऐसी मल्टीपल लेयर्स पर, जैसे हमारा रूरल सोसाइटी हो गई जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ के जो प्रधान हैं, सरपंच हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनको भी हम साथ में लेकर के आए और फिर हम इस इंसर्जेंसी पर वार करें। हाँ, हमारे लिए इसमें इसी आर्टिकल में कहा है कि हमारे लिए इश्यू है एक, क्या कि अब एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से लोगों के हाथ में पहुंची और वो इजीली अवेलेबल है। मींस पहले क्या था, आपको अगर कॉल करना था तो आप मोबाइल के थ्रू, टेलीफोन या जो आपका लैंडलाइन था उसके थ्रू करना होता था। अब क्या इशू है, अब इशू ये है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं और बहुत सारे एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, डार्क वेब के थ्रू, डार्क नेट के थ्रू। वहाँ आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो लीडर के साथ में, लोकल इंसर्जेंट्स हैं वो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्रोन्स आ गए मार्केट में कि वहाँ से कुछ वेपन्स भेजने हैं या वहाँ से कोई मैसेज भेजना है
रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कर लेते हैं बात करने के लिए, सैटेलाइट फोन्स का यूज कर लेते हैं बात करने के लिए, तो आप कहाँ कहाँ उनको कंट्रोल करोगे? तो ये एक हमारे लिए बड़ी चैलेंज है। सो ये हो गया जो है टेररिज्म को लेकर के एक आर्टिकल। अब हम आते हैं कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो हमने ये रखा कि भाई इंडियन जो पीपल हैं उनको उनको ल्यूर किया गया, उनको जो है बुला लिया गया, कहाँ पर? रशिया में, कि भाई आपको हम जॉब देंगे। वहाँ जॉब के नाम पर क्या हुआ? उनको आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया और उनको फ्रंट पर भेज दिया लड़ने के लिए। बहुत सारे लोग उसमें डेथ हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन किया पुतिन के साथ में कि साहब हमारे जो लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं और जिनको झूठ बोलकर या इलीगली या फ्रॉडुलेंटली उनको आर्मी में रिक्रूट किया गया और वो घर जाना चाहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, उनको जाने दिया जाए। सो इसमें पुतिन साहब ने बोला ठीक है हम उनको छोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पर ये डीलिंग होती है इतने से काम नहीं चलता है। जब जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो तो बस वहां जाकर के बस बोलते हैं, बाकी एक्चुअल में जो वहां के ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ में बड़ी लंबी मीटिंग इसमें चली है। कई वीक्स की मीटिंग ये चल रही थी, तब जाकर के वो मान गए, उनके आपस में डिस्कशन हो गए, तब उन्होंने बोल दिया पुतिन जी के लेवल पर कि ठीक है हम उनको छोड़ देंगे। सो बैकग्राउंड में बहुत काम होता है। दूसरा, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में मीटिंग तो की ही थी। अभी रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अस्ताना में हुई, कजाकिस्तान की कैपिटल, वहां पर भी इसमें बात की तो ये सहमति उस समय भी एग्रीमेंट बना था। प्लस यहाँ पर मेन जो इस बार हमारी जो टॉक्स हुई, जो डिस्कशन हुआ, वो हुआ इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के। सो एक नई चीज ये निकल करके आई कि अभी जो हमारा रशिया के साथ में जो ट्रेड है वो $65 बिलियन का है अराउंड, और दोनों ही कंट्रीज का टारगेट है कि हम इसको 2030 तक $100 बिलियन में लेकर के जाएंगे। और इसमें उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स पर बात की है। वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों ही जो है अपनी जो लोकल करेंसी है, लोकल करेंसी में हम अपना ट्रेड कंडक्ट करेंगे, बिकॉज डॉलर वगैरह में अगर हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो दोनों कंट्रीज ने इसमें क्या एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये कि चाइना जब रशिया जब इंडिया से कुछ परचेज करे और इंडिया रशिया से कुछ अपना जो है परचेज करे, दोनों ही केसेस में एक दूसरे की करेंसी को लिया जाए। सो उसके थ्रू इसमें ये मेन बातें थी। बाकी ऐसा विशेष तो जब कोई आर्टिकल आना स्टार्ट होंगे या बिकॉज कल शाम को मीटिंग फिनिश हुई है तब इसकी और डिटेल हमको मिल जाएंगी। दूसरा है डीयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, लेकिन इस कैलेंडर को ये कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे मैं आपको देखो अभी जस्ट बताता हूँ। लूप होल ये कह रहे हैं हम कि भाई 1 अगस्त से हम अपना न्यू कैलेंडर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। किस किस सेमेस्टर के लिए? 3rd, 4th, 5th और 6th के लिए। अभी 4th सेमेस्टर के इनके जो एग्जाम चल रहे हैं वो 9 से 10 अगस्त तक चलेंगे। 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अभी सीयूटी का रिजल्ट भी आया नहीं है, सीयूटी दोबारा से री एग्जाम करा रही है कि जहां पेपर लीक हुआ था, कुछ इश्यूज थे, तो अभी तो एग्जाम ही दोबारा होना है, आप कैसे इस कैलेंडर को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे? सो एक ये था। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में कि दिल्ली की जो लॉ फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसने अपने सिलेबस में चेंजेस कर लिए हैं। जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पुराना वाला जो पढ़ाते थे, जो ओल्ड वाला सिलेबस था, हमने भी इस ओल्ड वाले सिलेबस को ही वहां पे पढ़ा है। तो इन्होंने अब क्या किया है, जो 3 नए लॉ आए हैं उन पर अपना सिलेबस, अपना कोर्स मटेरियल, केस मटेरियल सब प्रिपेयर कर लिया है। अब बाकी इसमें आगे चल करके जो कंसेंट है, परमिशन है अथॉरिटीज की, वो मिलना बाकी है, वो सब स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज ये अच्छी कर रहे हैं और उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जो स्टूडेंट्स पहले ओल्ड लॉज को पढ़ चुके हैं और अभी उनकी लॉ क्लियर नहीं हुई है, सो उनको ये तीनों ही लॉज को एटलीस्ट एक समरी में कुछ लेवल पर उनको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, जो न्यू लॉज हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अपडेट है उन लोगों के लिए जो इनका ड्रीम है कि डीयू की लॉ फैकल्टी में जाकर के हम एडमिशन लें या वहां से हम अपना लॉ कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं पिटीशन अगेंस्ट शेयरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सुनीता केजरीवाल से रिप्लाई साउथ। ये एक इशू बन गया कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है केजरीवाल साहब की। अब क्या हुआ है कि बाकी डिटेल में तो इनको ज्यादा पता होगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया गया और उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। अब
जो छोटी मोटी क्लिप कट करके डाल दी जाती है सोशल मीडिया पर, फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करती हैं। इसलिए कोर्ट की ऑलरेडी पहले से ही ये एक बाइंडिंग उनका ऑर्डर है कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया वगैरह पर डाल नहीं सकते, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर जजेस को किसी को ये आइडिया लग गया, पता लग गया कि इस व्यक्ति ने कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया है, तो आपका बीसीआई का जो लाइसेंस है वो भी निरस्त हो जाएगा, जेल वगैरह भी हो सकती है। तो ये मेरा उन सब के लिए सजेशन है जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, मेरे जानने वाले बहुत सारे कर रहे हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को। आप जब भी कोर्ट में जाएं तो कभी भी मोबाइल वगैरह से रिकॉर्डिंग ना करें, ठीक है, वरना पकड़े जाओगे तो स्टार्टिंग में ही आपका करियर जो है खत्म कर दिया जाएगा। फिर अब आते हैं इंडिया रशिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू 100 बिलियन बाय 2030 तक। ये अभी वहां पर भी बताया था हमने जो फ्रंट पेज पर था। अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूंगा। ये जो मीटिंग थी, जो 22nd मीटिंग थी, ठीक है, और क्या इसमें करंट हमारा 65 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है ना। और रिसेंटली अभी अगर हम देखें तो रशिया और चाइना का जो ट्रेड है 66% इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में। और अगर 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट 3 मंथ है, ठीक है, उसमें 20% की ग्रोथ आई है। फिर इसमें अगर हम और एक पॉइंट हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ एक अच्छी चीज आपको मिलती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रशिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया है। जैसे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, वैसे ही यहाँ का अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल। ये अवार्ड मोदी साहब को मिला है। इसका अनाउंसमेंट तो 2019 में ही हो गया था, लेकिन उसके बाद से कोई विजिट तो हुई नहीं है वहां पर, और वो अब आकर के उसको 2024 में दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन दे दिया जो वहां के प्रेसिडेंट पुतिन साहब हैं कि साहब फिर आइए अगेन, जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है उसमें आप फिर से आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो अब ये ध्यान रखना कि ब्रिक्स की 2024 की समिट कहाँ होने जा रही है। सो इट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय रशिया, ठीक है। ये यहाँ पर मेन इसमें पॉइंट्स थे। बाकी टोटल इसमें जो डिस्कशन हुआ वो 9 टॉपिक्स थे। उन सब के यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, वो सब बोलने की रिक्वायरमेंट है नहीं। लिस्ट में अगर मैं आपसे बात करूं जैसे कुछ इश्यूज की, बायलैटरल सेटलमेंट इश्यूज है ना, कनेक्टिविटी रूट्स चेन्नई और जो व्लादिवोस्टोक के थ्रू, नॉर्दर्न सी रूट की बात कनेक्टिविटी के लिए, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ऐसे इश्यूज पर बात हुई कि हम कैसे अपनी कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास में न्यू दिल्ली एंड मॉस्को कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। दोनों ही लीडर्स ने टेररिज्म को क्रिटिसाइज किया और कहा कि भाई टेररिज्म को हम जीरो लेवल पर भी क्या करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ उन्होंने जो मेन बात की तो जो है बातों ही बातों में जो है पाकिस्तान और चाइना के मजे ले लिए, बिकॉज उनकी तरफ उन्होंने इशारा कर दिया जब भी टेररिज्म की बात आई। तो दोनों ही कंट्रीज ने कहा कि हम बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर टेररिज्म के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर इंडिया और रशिया ने दोनों ने ही चाइना और पाकिस्तान के मजे ले लिए। कैसे, देखो क्या कहा उन्होंने, पाकिस्तान और चाइना का कहा कि दोनों ही ऑल वेदर फ्रेंड एक दूसरे के, और जब भी प्रपोजल आते हैं चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हो, जनरल असेंबली में हो, और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में जब बात आती है कि पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की, तो पाकिस्तान जो चाइना है वो हमेशा जो है पाकिस्तान की सपोर्ट में आ जाता है इंडिया के अगेंस्ट में, तो उनको ब्लैक लिस्ट नहीं होने देता। फिर ये वहीं पर कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इनमें भी जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है तो चाइना हमेशा उसमें रोक लगा देता है। तो ये दोनों ही कंट्रीज ने ये कहा कि भाई जो डबल स्टैंडर्ड खेलने वाले कंट्रीज हैं वो अपनी इन चीजों को रोकें, कंट्रोल करें। डबल स्टैंडर्ड मीन्स एक तरफ तो टेररिज्म के अगेंस्ट में बात करेंगे चाइना पाकिस्तान, और खुद ही उस टेररिज्म को सपोर्ट करते रहते हैं। सो ये बात और यहाँ पर हुई। और लास्ट में इसमें जो पॉइंट है वो है कि अभी जो मोदी साहब हैं वो कहाँ गए हैं, नेक्स्ट उनकी मीटिंग कहाँ पर है, वो है ऑस्ट्रिया के साथ में। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लास्ट अराउंड 41 ईयर्स में इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया नहीं गया, और अगर इससे पहले कोई गया था तो वो थी इंदिरा गांधी।
वही गई थी वहां पर। उसके बाद तो हमारा उनके वहां पर किसी प्राइम मिनिस्टर की विजिट नहीं हुई। यहां देख लेते हैं हम, तालिबान में गिव मोर पावर टू मोरालिटी पुलिस। ये भी एक आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है। इसमें मेन पॉइंट्स में आपको बता देता हूं कि अब पूरा वर्ल्ड तालिबान पर अपनी नजरें लगाए हुए है कि क्या इशू वहां पर है। कि देखो ऑलरेडी जब से आया तालिबान गवर्नमेंट में, उन्होंने गवर्नमेंट पे कब्जा किया, तब से अब तक उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो कंट्रोल है स्पेशली वुमेन पर, वो इंक्रीज होता जा रहा है। मींस वुमेन के जो राइट्स हैं उनको वो दिन पर दिन कर्टेल करते जा रहे हैं, उनको रोकते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका मेन कहना है कि भाई इन सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उनके फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जब इनकी बात करते हैं तालिबान की, तो तालिबान वाले ये कहते हैं कि भाई हमारा एक ऑस्टर विजन है, हमारा क्लियर विजन है, और हम वहां पर लागू करना चाहते हैं इस्लामिक शरिया को। इस्लामिक शरिया को लागू करना चाहते हैं हम पूरी तरह से, इन्होंने क्लियर बोल दिया। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, एक और इसको और डिटेल में मैंने और भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, तो काफी डिटेल में हो जाएगा, तो हो सकता है मैं इस पर एक नया अलग से एक वीडियो लेकर के आऊं तालिबान की करंट सिचुएशन को लेकर के। इन्होंने अभी इसमें जैसे चीज आई कि यहाँ पर पहले एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या वेलफेयर की मिनिस्ट्री हुआ करती थी। इनसे पहले जब हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ विमेन और चाइल्ड के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, उस मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया, विमेन वाली मिनिस्ट्री है। अब वहां पर मिनिस्ट्री कौन सी लेकर के आए, एक वाइस मिनिस्ट्री लेकर के आए हैं ये, जो किस चीज के लिए डेडिकेटेड है, वो डेडिकेटेड है इस बात के लिए कि इस्लामिक लॉ को, शरिया को कैसे लागू किया जाए। तो जब यहाँ पर पुलिस की बात आई कि भाई पुलिस को मोर पावर ये देने वाले हैं, तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल यूज किए, और अलग से अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली हम पुलिस देखते हैं कि भाई उसने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया तो चालान हो गया, ठीक है। इनके यहाँ पर जो शरिया पुलिस है, उसका क्या काम है, उसको पावर्स दे दी गई है कि जैसे नॉर्मली ये अलाउ नहीं है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में कि कोई भी महिला बिना किसी पुरुष के अकेली बाहर अगर है तो वो घर से बाहर है, ठीक है, तो उसको वहां तुरंत ऑन द स्पॉट उसको, जो पाकिस्तान इसके तालिबान के जो पुरुष हैं, जो जिनको हम कहते हैं तालिबान के लड़ाके, वहां की जो पुलिस, वो ऑन द स्पॉट ये नहीं देखेगी कि महिला है पुरुष है, अगर वो महिला घर, और ये जितने भी रूल्स हैं वो सब महिलाओं के लिए हैं, ऑन द स्पॉट वहीं उसको मारेगी, पीटेगी, और हो सकता है उसका वहीं पर शूट कर दे। ऐसे बहुत सारे वीडियो पहले भी आ चुके हैं। हो सकता है उसका हाथ काट दे, उसकी गर्दन काट दे। इस तरह के रूल्स को फॉलो करवाने के लिए ये जो उनकी मोरालिटी पुलिस है वो काम कर रही है। वहां पर महिलाओं को अलाउ नहीं है कि बाहर मार्केट में सब्जी लेने चले जाए वो अकेले। वहां उनको 5th क्लास से ज्यादा की, या मैं कहूँ प्राइमरी से ज्यादा की एजुकेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। जब 1990s में तालिबान का रूल आया था, तो वहां पर इन्होंने महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार किए थे कि उनको पार्क जाना, स्कूल जाना, जो है घर से बाहर निकलना, बॉडी का कोई भी एक इवन उंगली भी अगर दिख गई आपकी बुर्के से बाहर, तब भी हो सकता है उन उंगलियों को काट देना। ऐसे रूल्स इन्होंने वहां पर इम्प्लीमेंट किए थे, और वही वैसे ही कुछ कुछ रूल्स अगेन ये फिर से वहां पर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इस बात को लेकर के चिंतित है कि कैसे हम वहां की विमेन को, उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें। अभी रिसेंटली ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, चाइनाज हिट्स बैक एट नेटोज अटैक्स अहेड ऑफ समिट। तो चाइना के रिगार्डिंग में नेटो की मीटिंग में वहां के कंट्रीज ने कमेंट किया था, स्पेशली नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने, कि भाई जो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ये रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट में। तो चाइना ने बोल दिया कि हाँ ये सब ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और आप पूरे वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी फील करवाना चाहते हो अपने यूरोपियन और उन कंट्रीज के नाम पर। तो ये बात तो हमको भी कुछ कुछ ठीक लगती है, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इस वर्ल्ड को फिर से एक इनसिक्योरिटी के फेज में ले जाने का मेरे को इसमें जो डर है वो दिख रहा है कि नॉर्मली इसकी जो मीटिंग्स होती है नेटो की, उसमें नेटो के मेंबर्स ही शामिल होते हैं। इस बार इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया इन्होंने, न्यूजीलैंड भी उसमें गया,
और साउथ कोरिया भी गया इनकी मीटिंग में। सो नेटो की मीटिंग में देखो दूर दूर तक के इन कंट्रीज को भी इन्होंने इनवाइट किया है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह चाइना और रशिया के अगेंस्ट में है। न्यूजीलैंड चाइना और रशिया के अगेंस्ट में है। साउथ कोरिया चाइना और रशिया और जापान इनके अगेंस्ट में है। तो इन कंट्रीज को उसने क्या किया है, नेटो की समिट में बुलाया है। तो ये ऐसा ग्रुप पूरे वर्ल्ड में बनता हुआ दिख रहा है, जो एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड जिनका लीडर रशिया, दूसरी तरफ वो ग्रुप, एक तरफ चाइना और रशिया, ये अपने आप को लीडर समझ रहे हैं अब वर्ल्ड में सेकंड टाइम, और मींस सेकंड लेवल पर रशिया उसके यूएसए के बाद। तो ये पूरा वर्ल्ड बहुत सारे ग्रुप्स में बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया एक अनदर न्यूज। सो आज हमने कई सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए जो आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने हैं। सो अब हम चलते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अनदर सेशन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।